नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं प्रदेश की सियासत का हर अपडेट और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। तो चलिए एक बार फिर से एक फ्रेश एपिसोड के साथ आपको लिए चलते हैं सियासी गलियारे में। टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। सरकार के सहयोगी होने से उन्होंने ये आरोप भी लगाए हैं और ये आरोप ये दिखाता है कि उनका कहना विधानसभा में बिजली महकमे के अधिकारी भ्रष्ट हैं। क्यों आग बबूला हुए सरकार के साझेदार? मुझे गुस्सा आता है, सच्चे आदमी को गुस्सा आता है, ईमानदार आदमी को गुस्सा आता है। करप्ट और भ्रष्ट आदमी जो आज से पहले नेतागिरी करते रहे, चोर डाकू पूरे टोहाना का लूट के खा गए। आधी रात को टोहाना में सरकारी पंचायत, बिजली महकमे पर भड़के देवेंद्र बबली। विभाग के कुछ करप्ट अधिकारी जिनका एक सिंडिकेट बना हुआ है, कितने बड़े बड़े स्कैम जो मैंने विधानसभा में बोले, 150 फर्जी कनेक्शन आपके अधिकारी के द्वारा यहाँ दिए गए, 5-5 लाख रुपए उसमें खाए गए। हर जगह ये कुंडी लगवा के पैसे लेते हैं और फिर उनको जाके पकड़वा के उनसे दूसरी तरह से पैसे लेते हैं, लोड कम ज्यादा करने के पैसे लेते हैं और इन्होंने एक गुंडा राज मचा रखा है। सबसे भ्रष्ट और करप्ट महकमा है ये पावर का। ये बवाल है टोहाना का, सरकार के साझेदार का, सत्ता के एक जिम्मेदार का। रात को बिजली विभाग के खिलाफ जनता सड़क पर उतरी तो क्षेत्र के विधायक भी वहीं पर खेत में जा पहुंचे। खामियां मिली तो देवेंद्र बबली ने मौके पर ही विभागीय अधिकारी के पास फोन किया। बबली ने लोगों को सिर्फ आश्वासन और आस नहीं दिखाई, विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर बातचीत की, जनता के सामने लताड़ लगाई। वाट बढ़ाती गिराती है। अब आपके एक्शन के सामने कुएं से मोटर निकली है, उसके ऊपर 40 HP लिखा हुआ है। आपका बिल सैंक्शन है, लोड सैंक्शन है 40 HP का, इसके पास पक्का बिल है, 40 HP सैंक्शन है। ये कसूरवार कहाँ से होगा चीफ साहब? इस बेचारे का कसूर क्या है? इसका कसूर इतना है कि एक जमींदार है, ये एक शरीफ है, ये अपने बच्चों का इज्जत के साथ पालन पोषण करना चाहता है। और आपके विभाग के कुछ करप्ट अधिकारी जिनका एक सिंडिकेट बना हुआ है, कितने बड़े बड़े स्कैम जो मैंने विधानसभा में बोले, 150 फर्जी कनेक्शन आपके अधिकारी के द्वारा यहाँ दिए गए, 5-5 लाख रुपए उसमें खाए गए। हर जगह ये कुंडी लगवा के पैसे लेते हैं और फिर उनको जाके पकड़वा के उनसे दूसरी तरह से पैसे लेते हैं, लोड कम ज्यादा करने के पैसे लेते हैं और इन्होंने एक गुंडा राज मचा रखा है। सब देवेंद्र बबली की तरफ से लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोप काफी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उनकी माने तो वो सरकार के मंत्री से भी इसको लेकर बात कर चुके हैं, जिनका जवाब मिला कि वो सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। विधायक ने अधिकारी को लताड़ते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने हमारे सरकार के मंत्री से बात मैंने करी, वो कहते देवेंद्र जी इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। मैं मेरे टोहाना में मेरे लोगों के साथ मैं ये जाति चीफ साहब कभी बर्दाश्त नहीं। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप विभाग में मालिक के तौर पे काम करते हैं, आम आदमी परेशान हो सर, ये बर्दाश्त ना टोहाना की जनता करेगी और ना देवेंद्र सिंह बबली करेगा। बैठ गई थी सरकारी पंचायत टोहाना में क्योंकि अड़ गए थे सरकार के साझेदार। एक्सीएन ने कहा कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो इस पर विधायक सहमत नहीं हुए और ये भी कहा कि पूरी रात यहीं गुजरेगी, सरकार यहीं आएगी, लेकिन समाधान जरूर होगा। इसको कंक्लूड करके जो इसमें अगर जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कौन दोषी है पहले तो मुझे क्लियर कीजिए। मेरी बात सर एक रिक्वेस्ट मानोगे मेरी? एक मिनट सर, मुझे आज उठेंगे नहीं एक्शन साहब यहाँ से, पूरी रात यहीं ना बैठेंगे। उठने देंगे रे। मैं यहाँ सारा होता बुलवाऊंगा आज रात को, सरकार यहाँ की खड़ी होगी। आज मजाक बना रखा आपने लोगों का। मैं कोई आपकी पावर है तो बात कीजिए, नहीं आपका सीनियर भाई साहब इस विधायक ने काफी देर बात की, अधिकारियों से फोन पर वार्तालाप की और अंत में फिर से आरोप लगाया कि सभी बाबुओं से मंत्री तक ये बात वो रख चुके हैं, लेकिन ये किसी न किसी भ्रष्ट आदमी के दबाव में आते हैं। मैंने ये सारी शिकायतें अगे मरांगे छोटे तो सरकार के सामने रख दी। हाँ जी हाँ रखो, मंत्री के सामने रख दी, ठीक है जी। इनके चीफ के सामने रख दी जो सबसे बड़ा अधिकारी होता ठीक है जी। एसीएस के सामने रख दी, इनके चीफ इंजीनियर को बुला लिया मैंने टोहाना में,
एक्शन साहब यहाँ आए, मेरे को उम्मीद लगी थी कि इन्होंने कुछ काम ठीक भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भ्रष्ट और करप्ट आदमी के कहीं ना कहीं प्रेशर में आते हैं, जानबूझ के दलाल लोग यहाँ। देवेंद्र बबली के इन आरोपों में अगर दम है तो ये सवाल खड़े होते हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाने लग जाएं तो मुद्दा और गर्मा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात कतई समान है कि सरकार भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करती है। देवेंद्र बबली भी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ रात को काफी देर तक इधर से उधर फोन करते रहे ताकि लोगों के साथ गलत ना हो। और अगर फिर भी साझेदार सरकार के एक विभाग के खिलाफ सिस्टम में सुधार की बात करे तो इसका मतलब साफ है कि कमियां तो हैं कहीं ना कहीं। खिलाफत हुई है तो होगा भ्रष्ट कोई कहीं ना कहीं। जरा जांच की जहमत तो उठाइए जनाब, दोषी भी मिलेगा कहीं ना कहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली के साथ हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। तो हमारे साथ टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली है। किसान की मोटर का जो है लोड बढ़ाकर उस पर बिजली विभाग के द्वारा जुर्माना कर दिया गया, तो उसको संज्ञान लेते हुए तो देवेंद्र सिंह बबली देर रात्रि वहां पर मौके पर गांव तलवारा में पहुंचे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे भी पूरा मामला क्या था। देखिए, किसान की शिकायत हमारे साथ आई थी कि उनकी 40 HP की मोटर है, 40 का उनके पास लोड सैंक्शन है और 40 का वो बिल कंटिन्यू लंबे समय से विभाग को भरते हुए आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको जो एक सिंडिकेट बिजली विभाग में बना हुआ है, कुछ उसमें लाइनमैन है, कुछ जेई हैं, 1-2 SDO भी शामिल बताए, वो जाकर वहाँ जाकर एक माहौल बनाते हैं, तेरा लोड ज़्यादा है, तेरा ये, उनको डराते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं, बदतमीजी करते हैं। और उसके बाद अगर वो दबाव में आकर कुछ उसके जेबों में पैसे डाल देता तो ठीक है, वरना उनके खिलाफ ओवरलोड का वो मुकदमा दर्ज करके फाइन लगाकर उन पर मुकदमा दर्ज करके फाइन भरवा, जबरदस्ती फाइन भरवाने का काम करते हैं। ये मेरे सामने आया, इत्फाकन हमने मीटिंग ली हुई थी विभाग के अधिकारियों से, एक्शन मेरे पास थे, मैंने उनके सामने रखने का काम किया। मैं जिसको 1 वर्ष के दोबारा रीचेकिंग कराई, मोटर निकलवा के जिम्मेदार दिखाना चाहता है इसको। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आज 12 बजे, आज का दिन था कि आज 12 बजे मैं चेक करवा के इसको करवा लूँगा चेक। लेकिन कल ही शाम को, सुबह बात हुई है, उससे पहले दिन वहाँ उन्होंने जुर्माना लगाया गया था। कल ही शाम को वहाँ 4-5 अधिकारी भेज दिए गए और कहता है कि इस करने पहुँचा है, इसको 47 के बजाय तेरे 52 का हो गया है। पहले 47 था, तेरा 2 HP का हमने कम कर दिया था, अब ये 45 नहीं, अब ये 52 का हो गया। आप ये क्या जताना चाहते हैं? डराना चाहते हैं जनता को? आप कौन है? जनता के नौकर हैं, जनता की सेवा के लिए सरकार ने आपको लगाया हुआ है। लंबे समय से हमारे टोल लड़के के लोगों को परेशान करने में किसकी शापें है? कौन लोग इनसे मंथलियाँ इकट्ठी करते हैं? मैं वहाँ एक जेई किसी लोगों के बीच में जाकर खड़े होता है कि किसी एक नेता का नाम लेकर उसके लड़के से मेरी पहचान है, और वो ये दिखाना चाहता था वहाँ भी कि मैं यहाँ किसी के दम पे बैठा हुआ हूँ, मैं किसी की जेब गर्म करता हूँ, मेरी यहाँ से मेरे को हिला नहीं सकता। अब वो किसकी जेब गर्म करता है? उस जेई से बुलाकर पूछा क्यों नहीं जाए भाई तू किसको पैसे देता है या कौन ले रहा है तेरे से पैसे जो तू लोगों को ठगने का काम करता है? ऐसी सिचुएशन अगर टोहाना लगा के जनता के साथ आएगी तो देवेंद्र सिंह बबली चुप नहीं बैठेगा। ये करप्शन और ये जो मामला जो पहले चला हुआ था, ये दुकान चली थी राजनीति की, वो टोहाना में बबली ने आने के बाद बंद कर दी, और जो इसको थोड़े के चलाने के प्रयास में है उन पर बंद होगी और उन लोगों की विजिलेंस इंक्वायरियां शुरू होंगी। मैं सरेआम मैं सामने बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, विभाग के अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, सीनियर अधिकारी या तो ऊपर तक मिले हुए वो, अगर नहीं जो गुनेगार हैं उनकी विजिलेंस इंक्वायरी करवाइए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए, उनकी जांच करवाइए। एक 80,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की तनख्वाह लेने वाला आदमी 200-200 करोड़ की प्रॉपर्टियां कहाँ से आ गई उसके पास? ये क्या जांच का विषय नहीं है? मैंने विभाग के मंत्री है, मेरे लिए आदरणीय चौधरी सिंह चौटाला जी, मैं 10 बार इन मामलों को लेकर उनसे मिल चुका हूँ, मैंने सुझाव भी दिए गए। मैंने कहा जी इतना बड़ा, जब कोई आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, नुकसान होता है, इनकी तो दिवाली बन जाती है। 100 खंभों को या 1000 खंभे दिखाकर मोटे मोटे फर्जी बिल बनाए जाते हैं, शिफ्टिंग के मोटे मोटे बिल बनाए जाते हैं। जो काम 2 लाख में होने वाला हो उस काम के 10-10 लाख रुपये ले जाते हैं। कहाँ जा रहा है पैसा? पैसा किसका है ये? इसको कौन रोकेगा? इस गुंडागर्दी को हम जनप्रतिनिधि हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री जी रोकेंगे, लेकिन टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली रोकेगा। बीजेपी और आपके गठबंधन जो सरकार है, ये जो सरकार है अपने आप को ये कहने का प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं ईमानदारी और पारदर्शिता से काम किया जा रहा है, इसमें भी खूब किसका मानता है? आप ये देखिए, पारदर्शिता, ईमानदारी, ये बोलने में अच्छी लगती है बातें। आप ग्राउंड पे जाके जनता से एक बार बात करके देखिए ना। आप एक बार जनता में टोहाना की गलियों में जाइए, गाँव के अंदर जाइए, पारदर्शिता विभागों के हिसाब के आप जाइए टोहाना की सारी गलियों का नगर परिषद ने क्या हाल कर रखा है? वो क्यों कर रखा है? घूस खाने की, जो मंथली इकट्ठा करने की जो अब बंद हो रही है धीरे धीरे, उनके मुंह से मांस की हड्डियां जो चाहते थे वो छूट रही है, उनको तकलीफ हो रही है।
तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली पहले भी बेबाकी से बात रखने के लिए जाने जाते हैं, तो इनसे हमने जानने का प्रयास किया और अब भी इन्होंने बेबाकी से बात रखी है। टोहाना से परमजीत सिंह, जनता की। इधर कृषि अध्यादेशों पर हरियाणा सरकार काम करने में जुटी हुई है। जमीनी स्तर पर किसानों और व्यापारियों को साधने में लगी है, तो वहीं विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। कृषि अध्यादेशों पर विपक्ष वर्सेस सरकार। विपक्ष की रुकावट, सत्ता की सजावट। अध्यादेशों को लेकर जमीन पर काम। हरियाणा में एक तरफ कृषि अध्यादेशों का विपक्ष विरोध कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा कई बार सरकार पर हमलावर हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा सरकार किसानों के हितों को साधने के लिए तीनों कृषि अध्यादेशों पर किसान और व्यापारियों की सहमति बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कृषि अध्यादेशों में किसान और व्यापारियों के हितों को साधने का काम किया है। 3 जून को लागू हो चुके केंद्र के कृषि अध्यादेशों पर सरकार ध्यान केंद्रित कर कार्य में जुटी है। कृषि अध्यादेशों पर कांग्रेस का पूर्ण विरोध। कृषि अध्यादेश पर कांग्रेस के विरोधी सुर। चलिए आगे बढ़ने से पहले जरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुछ वो बयान सुन लीजिए जो कृषि अध्यादेशों को लेकर वो अक्सर देते रहते हैं। 3 ऑर्डिनेंसेस आए हैं किसानों के, उससे तो हरियाणा पंजाब के किसानों को बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है, यहाँ के आड़तियों को भी। इसका मतलब ये होगा किसान की फसल आएगी जब सस्ता खरीदा जाएगा और बाद में गरीब आदमी जो होगा महंगा जाएगा। ये जो अध्यादेश जो है वो आने के बाद खास तौर पे हरियाणा और पंजाब के किसानों को बड़ा भारी नुकसान होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो फ्री कर दिया, फ्री मार्केट कर दी। बाकी आवागमन तो पहले भी कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन खरीद सकता है, बाहर खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा, किसान का बड़ा भारी नुकसान होगा। जो आड़ती और किसान का जो रिश्ता बना हुआ था, उससे कम से कम आड़ती एश्योर करता था एमएसपी मिले किसान को। अब एमएसपी भी आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएगी। और क्योंकि कोरोना काल का इस सरकार ने घोटाले का ही काम किया है। कोरोना काल में शराब का घोटाला और रजिस्ट्री का घोटाला, हजारों करोड़ के घोटाले हुए। और अब दमनकारी नीतियों में चली हुई है। मोटरसाइकिल का चलान करेंगे, एक आमदनी का साधन बना लिया इन्होंने। किसी का कसूर है नहीं है, दूर है। किसी का 10,000 रुपये, किसी का 5,000 रुपये, किसी प्रकार से दुकानदारों को चलान। मतलब जो है इस किस्म से जन विरोधी सरकार जो है ये काम जो कर रही है। तीसरा जो एग्रीकल्चर के 3 ऑर्डिनेंसेस आए, उसके लिए भी हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दे रखा था। और यानी इतना तो तय है कि किसानों के लिए लाए गए अध्यादेश पर विपक्ष कड़ा रुख दिखा रहा है, तो सत्ता पक्ष इस पर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके तहत सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि गेहूं और धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। दरअसल इसको लेकर हुड्डा ने बीते दिनों ये भी कहा था कि अगर एमएसपी से कम दाम पर खरीदने वालों पर मुकदमा दर्ज करने का अध्यादेश भी आए तो वो उसका समर्थन करेंगे। अगर चौथा ऑर्डिनेंस सरकार ले आए कि कोई भी किसान से खरीद करेगा एमएसपी का भाव जो है स्वामीनाथन के अनुसार देगा और उससे कम कोई देगा तो पनिशेबल हो, उसको सजा दी जाए। केंद्र सरकार की तरफ से राशन डिपो पर वितरण करने के लिए जितने खाद्यान्नों की जरूरत होगी उतना सरकारी खरीद के माध्यम से भंडारित किया जाएगा। राज्य सरकार की इस पहल से यह साफ हो गया है कि कृषि अध्यादेशों से किसान और व्यापारियों के हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि दोनों की आमदनी का भी विस्तार होगा। हरियाणा में दूसरे राज्यों की तरह न सिर्फ गेहूं और धान बल्कि सरसों, चना, मूंग, बाजरा, मक्का के भी एमएसपी पर खरीद की जा रही है। इन अध्यादेशों पर विपक्ष रुकावट चाहता है तो सरकार सजावट। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
हरियाणा को अब जल्द ही नया मुख्य सचिव मिलने वाला है, क्योंकि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी केशनी आनंद अरोड़ा का कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा और अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो ऐसे में सरकार किस अधिकारी को यह जिम्मेदारी दे सकती है और कौन कौन इसकी रेस में है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा को मिलेगा नया चीफ सेक्रेटरी। केशनी आनंद अरोड़ा का एक्सटेंशन मुश्किल। कौन होगा प्रदेश का नया मुख्य सचिव? हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद को अगर एक्सटेंशन नहीं मिला तो सितंबर के लास्ट तक प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिल सकता है। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी गृह सचिव विजय वर्धन को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। मौजूदा मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा महीने के आखिरी दिन 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगी। मुख्य सचिव के लिए वरिष्ठ परंपरा रहेगी कायम। विजय वर्धन के नाम पर लगेगी मुहर। किस पर टिकेगा सरकार का भरोसा? दरअसल मुख्य सचिव बनने की दौड़ में 1984 बैच के सुनील गुलाटी भी हैं, लेकिन उन्हें वित्त आयुक्त भी नहीं बनाया गया, तो उनके मुख्य सचिव बनने की संभावना न के बराबर है। फिलहाल वो प्रिंटिंग स्टेशनरी विभाग का काम देखते हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव की दौड़ में विजय वर्धन के बाद 1986 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव कौशल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। संजीव कौशल न सिर्फ राजनीतिक तालमेल से काम करने वाले अधिकारियों में गिने जाते हैं, बल्कि वो कार्यों का परिणाम देने वाले अधिकारी भी हैं। अगर यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि वो अपना पूरा काम जिम्मेदारी के साथ करते हैं। तो वहीं संजीव कौशल सीएम के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। इसी पद के लिए वरिंदर कुंडू, पीके दास, धीरा खंडेलवाल और आलोक निगम की भी दावेदारी बनती है। लेकिन पीके दास को छोड़कर कोई भी दूसरा मजबूत दावेदार नहीं है। चूंकि पीके दास एक बार गृह सचिव रह चुके हैं, ऐसे में उन्हें गृह सचिव बनाने की बजाय सरकार कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंप सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एचएसएससी का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया, साथ ही जल्द नतीजे जारी करने की मांग भी की। बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हावी विपक्ष। एचएसएससी के नतीजे घोषित करने की मांग। सरकार पर रोजगार छीनने का आरोप। हां, इतना तो सही है कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, तो यह सत्ता पक्ष भी जानता होगा शायद। इसी को लेकर विपक्षी दल भी सरकार पर हावी दिख रही है। एक के बाद एक लगातार नेता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्विटर के जरिए सरकार पर हमला बोला और कहा कि हरियाणा सरकार ने सालों की प्रक्रिया के बाद अंतिम चरण में कई विभागों की भर्तियों को रोका। भर्तियों में पेपर लीक, रिजल्ट रोकना, चयन के बाद नियुक्ति न देना। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी झेल रहे प्रदेशों के युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने हैशटैग लिखा, स्पीक अप फॉर एचएसएससी स्टूडेंट्स। मुद्दा चूंकि बेरोजगारी से जुड़ा है तो कोई कहां चूकने वाला है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश में एक और जहां जनता कोरोना महामारी की मार झेल रही है, तो ही प्रदेश का युवा आज रोजगार के लिए आंदोलन करने को मजबूर है। हरियाणा सरकार सालों से खाली पड़े पदों के साथ साथ विज्ञापित पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करे। इनका भी हैशटैग रहा, हैशटैग एचएसएससी डिक्लेयर पेंडिंग रिजल्ट। तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी न सिर्फ ट्विटर के जरिए बल्कि बड़ौदा पहुंचने पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्योंकि सरकार रोजगार देने की बजाय छीनने में विश्वास रखती है। भर्तियां पूरी करने के बजाय उन्हें लटकाया जाता है। शिक्षित युवा बेरोजगारी के थपेड़े झेल रहे हैं और सत्तासीन उनके भविष्य से खेल रहे हैं। और इनका हैशटैग भी
हैशटैग स्पीक अप फॉर HSSC स्टूडेंट्स और हैशटैग HSSC डिक्लेयर पेंडिंग रिजल्ट। तो वहीं बड़ौदा में उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 आया है। 33% बेरोजगारी अब हरियाणा में हो चुकी है। आज एक और रिपोर्ट आई है जिसमें दोबारा से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे आया है। 33% से ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो गई। आज की जो CMI की रिपोर्ट है, लगातार पिछले 8 महीनों से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे चल रहा है। इस सरकार ने हरियाणा को ना सरकारी रोजगार दिए बच्चों को, ना निवेश हुआ पिछले 6 साल में। आज इसीलिए हरियाणा में हर तीसरा व्यक्ति आज बेरोजगारी की 33% बेरोजगारी है। हर तीसरा, दिल्ली के 3 तरफ हर तीसरा बेरोजगार है। इसको लेकर मैं समझता हूँ कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के युवा बीजेपी का वोट जो जवाब देंगे। जानकारी के मुताबिक JBT पास 90,000 अभ्यर्थी भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में 8 साल से JBT की भर्ती नहीं हुई है। आखिरी भर्ती 2012 में कांग्रेस सरकार ने की थी। बताया जा रहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में हजारों की भर्तियां अटकी पड़ी हैं, लेकिन सरकार नतीजे जारी नहीं कर रही। प्रदेश के युवाओं ने मांग की है कि सरकार PTI बहाली, JBT भर्ती, TGT भर्ती, PGT 2015 पेंडिंग, एक्साइज इंस्पेक्टर 2015 भर्ती, टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2015 भर्ती, पंचायत ऑफिसर 2015 भर्ती, फूड एंड सप्लाई ऑफिसर 2015 भर्ती, PGT संस्कृत भर्ती, इन सभी मुद्दों पर जवाब दे। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस और इनेलो प्रदेश सरकार पर कई बार हमलावर हो चुकी है और अब लगातार विपक्ष ताबड़तोड़ वार कर रहा है। विपक्ष का बस यही कहना है कि एक तो जनता कोरोना की मार झेल रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी की बयार झेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देखा आपने किस तरीके से सियासत में हलचल है, अपडेट्स क्या क्या हैं। उम्मीद करते हैं सियासी गलियारा आपको लगातार पसंद आ रहा होगा और आपका प्यार यूं ही इस कार्यक्रम को मिलता रहे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।